भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो लगातार जो है इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, कि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। द इनविजिबल टैक्स, कि भाई कोई टैक्स लगा हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य टैक्स है ना, द इनविजिबल टैक्स। आगे एडिटोरियल में हम बात करेंगे तो समझ में आएगा कि भाई वो कौन सा टैक्स है जो दिखाई नहीं दे रहा, जो लगा हुआ है, और वो टैक्स जो है महंगाई को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। इमरजेंट एक्शन, यहाँ इमरजेंट एक्शन का मतलब है अर्जेंट एक्शन, है ना, कि भाई तत्काल तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। किस चीज़ के लिए? इज नीडेड। इमरजेंट एक्शन, अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है। टू रेन इन, रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, है ना। इन्फ्लेशन, कि भाई जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसे कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट कदम उठाने की ज़रूरत है। क्यों? वो इसलिए एज पीपल फेस इनकम लॉसेस, कि भाई लोगों को लगातार, लोग बाग जो है ना, लगातार उनकी इनकम जो है वह कम होती जा रही है ना, उनको इनकम का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा उनको मेडिकल कॉस्ट झेलनी पड़ रही है ना, ज़्यादातर लोग जो है एक तरीके से मेडिकल खर्चे पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो एक तो मेडिकल कॉस्ट बढ़ गई है लोगों के लिए, दूसरी बात उनके इनकम के जो स्रोत हैं वे घट गए हैं। तो ऐसे हालातों में ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई अर्जेंट एक्शन लिया जाए। द पेंडेमिक्स सेकेंड वेव मे हैव सबसाइडेड। द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, है ना, ये कोरोना वायरस के लिए कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है हो सकता है मे हैव सबसिडेड। देखो मे हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि हो सकता है ऐसा हो गया हो, कि भले ही द पेंडेमिक सेकेंड वेव मे हैव सबसिडेड, कि कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर है थोड़ी देर के लिए हो सकता है एक तरफ अलग हो गई हो, है ना, कम हो गई हो, बट होप्स ऑफ अ स्मूथ रीबाउंड, लेकिन जो उम्मीदें हैं हमारी किस बात को लेकर? स्मूथ का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, है ना, बिल्कुल एकदम बिना किसी रुकावट के। रीबाउंड का मतलब है उछाल। इन द इकोनॉमी, इन टेंडम विथ, इन टेंडम विथ का मतलब होता है के साथ में। ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है, ईजिंग का मतलब है कम होते हुए, राहत मिलते हुए, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। रिमेन मडल्ड, मडल का मतलब होता है कंफ्यूजिंग स्टेट में होना, है ना, एक तरीके से अभी भी मतलब सही चीज़ें जो है ना ऑर्डर में नहीं है। तो देखो एडिटोरियल ये कहता है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो भले ही थोड़ी कम पड़ गई हो, साइड में हो गई हो, लेकिन जो हमारी उम्मीदें हैं ना, क्या है हमारी उम्मीदें? कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज़बरदस्त उछाल आए, है ना, अर्थव्यवस्था जो है बिना किसी रुकावट के, है ना, बिल्कुल स्मूथ तरीके से आगे बढ़े, साथ साथ इन टेंडम विथ, इन टेंडम विथ ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई रेस्ट्रिक्शंस जो थे, हमारे प्रतिबंध जो थे वे लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना, लॉकडाउन को हमने हटाना शुरू कर दिया है। तो लगातार कम होते हुए प्रतिबंधों के साथ हमारी अर्थव्यवस्था जो है बिना किसी रुकावट के फिर से उछाल मारे, ऐसी जो हमारी उम्मीदें हैं वे अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंफ्यूज हालत में है ना, एक तरीके से। मडल, है ना, मडल का मतलब है डिसऑर्डर होना, डिसऑर्गेनाइज होना, है ना, कंफ्यूज्ड स्टेट में होना। विथ द इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मे, कि भाई जो मुद्रास्फीति के आंकड़े हमारे पास आए हैं ना मई मंथ के लिए, है ना, कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। देखो कंपाउंड का मतलब होता है किसी बुरी सिचुएशन को और भी ज़्यादा बदतर बना देना, है ना, कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। तो महंगाई से जुड़े हुए मई के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वे पहले से ही हमारी इन्फ्लेशन को लेकर पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, और ये जो मई मंथ के आंकड़े हैं ये इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा ख़राब बना देते हैं। द सोअरिंग प्राइस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, देखो सोअर का मतलब क्या होता है? और ऊपर उठते जाना। जैसे कोई पक्षी है वो और ऊपर उड़ते हुए और ऊपर चला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सोअर। पेस का मतलब है रफ्तार, राइजिंग प्राइसेस का मतलब है बढ़ती हुई कीमतें। तो एक तरीके से जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनकी रफ्तार लगातार आसमान छूती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है। बोथ रिटेल एंड होलसेल, कि दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है हमें, खुदरा क्षेत्र में भी और थोक क्षेत्र में भी, है ना। रिटेल का मतलब क्या होता है? रिटेल का मतलब होता है कस्टमर दुकान पे से जाके जो सामान खरीदता है ना, तो वो उसको बोलते हैं रिटेल, है ना, खुदरा बिक्री। और होलसेल का मतलब है कि जब दुकानदार गोदामों से माल खरीदते हैं ना, उसको कहा जाता है होलसेल। यानी कि बड़े पैमाने पे जो बिक्री होती है उसको कहा जाता है होलसेल, और छोटे पैमाने पर इक्का दुक्का जो बिक्री होती है ना उसको बोलते हैं रिटेल।
तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई रिटेल क्षेत्र में भी और होलसेल क्षेत्र में भी प्राइस की जो बढ़ोतरी है वो आसमान को छू रही है। इन द मंथ दैट सा वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो यहाँ पे एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इन द मंथ, है ना, उस मंथ में दैट सा, जिसमें कि हमें देखने को मिला, मई मंथ के लिए कहा जा रहा है कि मई मंथ ने क्या देखा, वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक रूप से, लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शंस, है ना, लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध हमें मई मंथ के दौरान जो है देखने को मिले, ऐसे मंथ में, है ना। हैज़ कम, अब यहाँ पे ये हैज़ किसके लिए आया है, ये हैज़ आया है सोरिंग पेस के लिए, इस रफ्तार के लिए, कि भाई ये जो रफ्तार है ना, बढ़ती हुई कीमतों की जो रफ्तार है, हैज़ कम एज अ नेगेटिव सरप्राइज, है ना। तो ये जो बढ़ती हुई रफ्तार है वस्तुओं की, यह एक सरप्राइज के रूप में हमारे सामने आई है, बड़ा आश्चर्य हुआ है। लेकिन ये आश्चर्य जो है ना, नेगेटिव है ये आश्चर्य, है ना, कि मतलब एक तरीके से कोई खुश होने वाली बात नहीं है ये प्राइस की कीमतें बढ़ना, है ना। आश्चर्यजनक बात तो है कि लगातार प्राइस की कीमत बढ़ी है रिटेल क्षेत्र में भी और होलसेल क्षेत्र में भी, तो ये एक सरप्राइज वाली बात है। लेकिन सरप्राइज कौन सा, नेगेटिव। इन्फ्लेशन की अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रेकॉर्ड। देखो रेकॉर्ड का मतलब होता है किसी अमाउंट को कैलकुलेट करना, है ना। टू हैव हिट, अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, टू हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं हम ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो कंप्लीट हो गया है। तो ये देखो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, ये जो एक सूचकांक है ना, इस तो इसके आधार पे अगर हम मुद्रास्फीति को देखें, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर अगर हम मुद्रास्फीति को देखें, तो ऐसा आकलन किया गया है ना, रेकॉन का मतलब है कैलकुलेट करना, क्या है, आकलन किया गया है, टू हैव हिट अ 25 ईयर रिकॉर्ड ऑफ नियरली 13%, है ना। इस आधार पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पे जो है इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है 25 साल के आंकड़े को पार कर गई है। और कितनी रही है, 13% रही है ना। टू हैव हिट का मतलब है बिल्कुल इसको पार कर गई है ना, इसको प्रभावित कर दिया है। 25 ईयर रिकॉर्ड ऑफ नियरली 30%, है ना। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो वो 13% रही है, और ये 13% रहना जो है 25 सालों में सर्वाधिक है। आगे और देखते हैं, वाइल रिटेल इन्फ्लेशन टच्ड, है ना। तो ये तो हमने बात की होलसेल प्राइस इंडेक्स की, है ना। और अगर हम रिटेल क्षेत्र में बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, खुदरा क्षेत्र में मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, टच्ड अ 6 मंथ हाई ऑफ 6.3%। तो खुदरा क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, उसने 6 महीनों में सर्वाधिक महंगाई के आंकड़े को छू लिया, और 6 महीनों में सर्वाधिक महंगाई रही रिटेल क्षेत्र में कितनी, 6.3%। वाइल रन अवे फ्यूल प्राइसेस, रन अवे का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, फ्यूल प्राइसेस, कि भाई अगर हम देखें कि भाई जो पेट्रोल है, डीजल की ये जो कीमतें हैं, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं ना। दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्स, ये जो इनविजिबल टैक्स की बात की थी ना हमने एडिटोरियल के शुरुआत में, यही है इनविजिबल टैक्स, कि अभी भी सरकार ने टैक्स में कोई कमी नहीं की है, यानी कि पेट्रोल और डीजल पे टैक्स जो है लगातार बना हुआ है, जिसके चलते कीमतें बढ़ी हुई हैं। दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, है ना, कि भाई हाई एक्साइज ड्यूटी का मतलब है भाई अधिक उत्पाद शुल्क और अधिक कर। तो यही एडिटोरियल कहता है कि वाइल रन अवे फ्यूल प्राइसेस, कि भाई जो तेल की कीमतें हैं ये भी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं, है ना। और क्यों चल रही हैं ये, क्योंकि इनके ऊपर अभी भी जो है उत्पाद शुल्क और टैक्स जो है सरकार ने बरकरार रखा हुआ है। तो रन अवे फ्यूल प्राइसेस वर अ की फैक्टर इन ड्राइविंग अप बोथ, ड्राइव अप का मतलब, ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना, है ना, किसी चीज़ को दिशा देना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो वर अ की फैक्टर इन ड्राइविंग अप बोथ द इन्फ्लेशन इंडाइसेस का मतलब है यहाँ पे सूचकांक, कि भाई दोनों मुद्रास्फीति के सूचकांक, कि भाई होलसेल मुद्रास्फीति सूचकांक और रिटेल मुद्रास्फीति सूचकांक, दोनों सूचकांकों को बढ़ाने में योगदान रहा किनका, फ्यूल प्राइसेस का, है ना। वर अ की फैक्टर, ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो तेल की कीमत है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक थे ये, है ना, जिन्होंने कि ये जो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स है इनको बढ़ाने में योगदान दिया है, इनको ड्राइव अप किया, इनको दिशा दी। दे वर नॉट द ओनली वन साइड वर्क, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, महंगाई बढ़ी तो सिर्फ उसके लिए बढ़ती हुई फ्यूल की कीमतें जिम्मेदार नहीं है, और भी कारण है।
दे वर नॉट द ओनली वंस, सिर्फ यही कारक नहीं थे एट वर्क। एट वर्क का मतलब है कि भाई ये जो काम हुआ, कौन सा काम, कि ये जो महंगाई बढ़ने का काम हुआ है ना, तो सिर्फ इस काम में भूमिका निभाने वाले सिर्फ फ्यूल प्राइस नहीं थी, और भी चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड, कि भाई फूड के क्षेत्र में देखें, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो रिटेल मुद्रास्फीति कितनी देखने को मिली हमें? हिट अ 6 मंथ हाई ऑफ 5%, है ना। तो मुद्रास्फीति है ना, कि ये जो पूरे मई मंथ के आंकड़े हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड हिट अ 6 मंथ हाई ऑफ 5%। तो ये जो खाने पीने की वस्तुएं हैं इसके संबंध में महंगाई की अगर हम बात करें तो 6 महीनों में सर्वाधिक रही, कितनी? 5%, फ्रॉम बेयरली 2% इन अप्रैल। भाई अप्रैल में ये जो फूड इन्फ्लेशन प्राइसेस हैं, अप्रैल में जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन प्राइस है वो मात्र 2% थी, है ना। बेयरली का मतलब मात्र, है ना। और अप्रैल से मई में 2% से बढ़ के कितनी हो गई? 5% से हो गई। विद पल्सेस एंड एग्स, कि भाई जो दालें हैं और अंडे हैं, एज वेल एज एडिबल ऑयल, इसके अलावा जो खाद्य ऑयल है, खाने का जो तेल है, लीडिंग द सर्ज, लीड का मतलब है नेतृत्व करते हुए, बढ़ाते हुए, है ना। लीडिंग द सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, कि भाई सारे की सारी खाद्यान्न वस्तुओं में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली इसको लीड किया गया। इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? कुल मिला के मेन रोल किसके द्वारा निभाया गया? दालों के द्वारा, अंडों के द्वारा, एडिबल ऑयल के द्वारा, है ना। तो कुल मिला के इन क्षेत्रों में, फूड क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला? अप्रैल में इन्फ्लेशन मात्र 2% सी थी, जो कि मई में बढ़कर 5% हो गई। और मई में फूड इन्फ्लेशन का 5% हो जाना पिछले 6 महीनों में फूड इन्फ्लेशन सर्वाधिक है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन हिट 11.6%। देखो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई जो है ना, एक तरीके से पेट्रोल और डीजल अकेले जिम्मेदार नहीं महंगाई के लिए, सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, है ना। दे आर नॉट द ओनली वंस एट वर्क, है ना। तो जैसे कि हमने फूड की बात की, इसके अलावा फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन, है ना, कि भाई फ्यूल और लाइट क्षेत्र में अगर हम देखें, है ना, उसमें महंगाई कितनी देखने को मिली हमें? 11.6%। हिट का मतलब है प्रहार करना, है ना, बिल्कुल इतना रहा मतलब मामला 11.6%। द हाइएस्ट इन ओवर 9 ईयर्स, पिछले 9 सालों में सर्वाधिक रेट हमें देखने को मिली इन्फ्लेशन की 11.6% फ्यूल एंड लाइट के क्षेत्र में। एंड नो रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब है राहत, इज इन साइट, साइट का मतलब है नज़ारा, दृश्य, है ना। और आगे आने वाले भविष्य में भी हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई नज़ारा दिखाई नहीं देता कि इस इन्फ्लेशन में हमें राहत मिलेगी। एंड नो रेस्पाइट इज इन साइट ऑन दिस फ्रंट, इस मोर्चे को पे अगर हम बात करें, है ना, एज पंप प्राइसेस फॉर पेट्रोल रेस्ड पास्ट, है ना, कि भाई एडिटोरियल यही कहता है कि भाई आगे आने वाले समय में भी, है ना, कोई राहत हमें दिखाई नहीं देती, कोई राहत जो है नज़र नहीं आती, है ना, इस मोर्चे पे अगर हम बात करें। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारी पंप प्राइस है, कि भाई जो जिस कीमत पे पेट्रोल बिक रहा है ना, रेस्ड पास, रेस का मतलब है और आगे बढ़ जाना, पास्ट का मतलब है पीछे छोड़ देना। तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वे बिल्कुल आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। किस चीज़ को पीछे छोड़ दिया है? ₹100 अ लीटर, यानी कि पेट्रोल की कीमतें जो है 100 रुपये पर लीटर के पार चली गई हैं, है ना। यही है इसका मतलब, है ना। रेस पास का मतलब है, रेस का मतलब आगे बढ़ी आप, रफ्तार आपने आगे ली, पास्ट का मतलब है पीछे छोड़ दिया। तो पेट्रोल की कीमतें जो है 100 रुपये से भी, 100 रुपये पर लीटर से भी आगे निकल गई हैं। इन इवन मोर पार्ट्स ऑफ द कंट्री दिस मंथ, है ना, इस मंथ हमने देखा कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये को भी जो है पार कर गई हैं। तो ऐसे हालातों में हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भी शायद महंगाई में कोई एक तरीके से सुधार हमें दिखाई नहीं देगा। डीजल हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड द सेंचुरी मार्क इन राजस्थान श्री गंगानगर, कि भाई डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल ने भी क्रॉस कर दिया है ना, किसको? सेंचुरी मार्क, यानी कि डीजल भी जो है 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। इन राजस्थान श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर में डीजल की कीमत जो है वो 100 रुपये के पार पहुंच गई है पर लीटर। वेयर फ्रेट कॉस्ट, देखो यहाँ पे फ्रेट कॉस्ट का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, है ना, माल ढुलाई का जो माल ढुलाई भाड़ा, उसको कहा गया है फ्रेट कॉस्ट। एड अप ऑन टॉप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स, भाई श्री गंगानगर में क्या है कि भाई राज्य के द्वारा तो टैक्स लगाया ही जाता है, सेंट्रल के द्वारा तो टैक्स लगाया ही जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, श्री गंगानगर में क्या होता है, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ता है, माल की ढुलाई का चार्ज भी एक्स्ट्रा लगता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ भी हमने क्या देखे, वहाँ भी हालात हमें ये नज़र आए कि डीजल की कीमत
सेंचुरी को क्रॉस कर गई है ना, 100 के आंकड़े को क्रॉस कर गई। इवन इफ, भले ही वन वर टू, वन देखो ये वन वर टू ये क्या है, हम किसी इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं ना। इफ आई वर टू, इफ वी वर टू, यहाँ इस वर टू के माध्यम से बताना चाहते हैं किसी इमेजिनेशन को, चलो मान लें है ना, इस तरह से बोलते हैं है ना। इफ वन वर टू डिस्काउंट, इफ वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कि चलो हम ये मान लें, चलो इसको छूट दे दें हम है ना, कि भाई फूड के क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ी है, इसके अलावा फ्यूल प्राइसेस में जो महंगाई बढ़ी है, चलो इसको हम एक तरफ रख दें, इसको तो छोड़ देते हैं हम है ना। लेकिन कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड द 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? मूल महंगाई। मूल महंगाई से क्या मतलब है? देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रैपिडली चेंज होती हैं, जो बहुत ही शीघ्रता से चेंज होती हैं, जैसे खाने पीने की वस्तु है ना, इनमें तो चेंज आता रहता है ना, हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में है ना, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं ना, इनमें क्या लगातार चेंज आता रहता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसे तत्व जो लंबे समय तक नहीं बदलते, उनके आधार पर जब हम महंगाई को निर्धारित करते हैं ना, उसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है भाई पक्के में महंगाई बढ़ गई अब, तो उसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं को शामिल नहीं करते जिनकी कीमत थोड़े थोड़े अंतराल पे बदलती रहती है। कोर इन्फ्लेशन में उन वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है जो कि एक लंबे अरसे में और धीरे धीरे बदलती है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है, सबसे खतरनाक बात जो है अर्थव्यवस्था के संबंध में वो ये कि कोर इन्फ्लेशन में भी हमें परिवर्तन दिखा है। कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड द 6% मार्क, का मतलब है 6% का निशान, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 मंथ्स एंड इज एस्टिमेटेड एट 6.6%। तो पिछले 31 महीनों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है वो 6% के निशान को पार कर गई, और कहाँ पहुंच गई? एस्टिमेटेड का मतलब ऐसा आकलन किया गया, वो पहुंच गई कोर इन्फ्लेशन 6.6% पे। तो कुल मिला के पक्का ही है, मतलब है ना कि भाई आप अगर फूड को छोड़ दो है ना, फ्यूल प्राइस है ना, कि भाई फ्यूल प्राइस की बात करें तो ये भी चेंज होती रहती है, हर महीने 2 महीने फूड प्राइसेस जो है चेंज होती रहती है। अगर हम ये भी मान लेना, इनको हम एक तरफ रख दें, तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। रिएक्टिंग टू द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट ऑफ 4.3%। रिएक्टिंग टू का मतलब है प्रतिक्रिया देते हुए। किस चीज़ को प्रतिक्रिया देते हुए? कि अप्रैल मंथ में जो रिटेल महंगाई रही, कितनी रही? 4.3% रही है ना। आफ्टर एवरेजिंग अ स्टीप का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीव्र, उसको बोलते हैं स्टीप। जैसे मान लो बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए है ना किसी चीज़ में, तो क्या कहेंगे? स्टीप राइज, मतलब अरे यार ये तो बहुत ही तीव्र बढ़ोतरी हो गई है ना। भाई जैसे एक पहाड़ होता है, एक तो ये हो आराम से, उसमें ढाल कम हो है ना, वो तो नॉर्मल पहाड़ है। लेकिन एक पहाड़ है बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल सीधी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी, तो उसको क्या कहोगे आप? कि भाई ये जो पहाड़ी है ना, ये जो हिल है, ये क्या है? स्टीप हिल है। तो एवरेजिंग स्टीप 6.2% थ्रू 2021। भाई 2020-21 के दौरान हमने क्या देखा है ना, कि महंगाई का जो एवरेज था वो 6.2% बना रहा। इस वर्ष अप्रैल में हमने क्या देखा कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आई हमारे सामने 4.3%। तो अप्रैल में जो महंगाई रही उसको प्रतिक्रिया देते हुए आरबीआई के गवर्नर ने ये टिप्पणी की थी, हेड रिमार्क, उन्होंने ये टिप्पणी की थी, ये कमेंट किया था अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में, दैट इट ब्रॉट सम रिलीफ, कि भाई अप्रैल का जो आंकड़ा है ना, कि भाई महंगाई का 4.3% का आंकड़ा है, वह थोड़ी सी राहत लेके आया। एंड एल्बो रूम का मतलब है आपको थोड़ा सा स्पेस मिल गया कि आप अपनी नीति निर्धारित कर सको है ना, आज आप कुछ इंतजामात कर सको, उसको कहा जाता है एल्बो रूम है ना। एल्बो रूम का मतलब थोड़ा सा स्पेस मिल जाना। फॉर स्टिक विथ का मतलब है बिल्कुल आपके जो रूल्स हैं, आपके जो पॉलिसी है उसको पकड़ के रखना। स्टिकिंग विथ ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी, तो यही एडिटोरियल कहता है कि अप्रैल के महंगाई के आंकड़े को देखते हुए आरबीआई के गवर्नर ने इस मंथ की शुरुआत में ये टिप्पणी की थी कि भाई अप्रैल का महंगाई का जो आंकड़ा है उससे कुछ राहत हमें मिली है, कुछ स्पेस हमें मिल गया है, और इस स्पेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी है ना, वृद्धि को बढ़ाने वाली जो पॉलिसीज़ है उनके साथ चिपके रह सकते हैं है ना, उनको फॉलो कर सकते हैं। इफ एनीथिंग मेस इन्फ्लेशन प्रिंट्स लीव नो सच रूम फॉर मन्यूवर। देखो मन्यूवर का मतलब होता है तिकड़म, दाव पेच लगाना है ना, मैन्यूवर का मतलब होता है कुछ करना है ना, एक तरीके से कुछ तिकड़म भिड़ाना, कुछ दाव पेच लगाना।
तो मई मंथ के जो हमारे पास इन्फ्लेशन से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, है ना, वे आंकड़े हमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं देते, लीव नो सच रूम, वे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि हम कुछ तिकड़म भिड़ा सकें, है ना, हम कुछ कर सकें। दो यद्यपि द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डॉविश पॉलिसी। देखो डॉविश पॉलिसी का मतलब क्या होता है? डॉविश पॉलिसी का मतलब होता है शांतिवादी नीति, है ना, उसको बोलते हैं डॉविश पॉलिसी। देखो भाई जैसे मान लो कोई युद्ध हो रहा है ना, या फिर एक तरीके से, तो अब क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फोर्स का प्रयोग करने की बजाय, है ना, बल का प्रयोग करने की बजाय, पावर का इस्तेमाल करने की बजाय आप क्या करते हो, शांतिपूर्ण तरीके से डिस्कशन करते हुए जब कोई समाधान निकालते हो तो उसको कहा जाता है डॉविश पॉलिसी। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। दो द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी, कि भाई आरबीआई बैंक जो है हमारा, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति को निर्धारित करने वाली जो उसकी कमेटी है, वह इस चीज़ को नहीं बदलेगी, मे नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डॉविश पॉलिसी, यानी कि अपनी शांतिवादी पॉलिसी जो है ना, मतलब कुछ आरबीआई जो है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वह आक्रामक रुख नहीं दिखाएगी, वह बहुत ही शांतिवादी तरीके से काम करेगी। नो फर्दर ईजिंग, ईज का मतलब है राहत मिलना, ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड, है ना, कि भाई नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड, कि भाई हम फर्दर का मतलब है इन एडिशन टू, कि अब इंटरेस्ट रेट में आरबीआई और ज़्यादा कमी करेगा, ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते। एट दीज प्राइस लेवल्स, है ना, कि भाई ये जो प्राइस लेवल है इनके आधार पे अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट में आरबीआई के द्वारा और कमी करेगा, है ना, ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते, है ना। मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन हाइयर देन द एवरेज 5.1% एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर दिस ईयर। देखो क्या एडिटोरियल कहता है कि भाई ज़्यादातर, अधिकांश, मोस्ट का हम प्रयोग करते हैं अधिकांश के लिए, है ना, अधिकांश जो अर्थशास्त्री हैं वे ये उम्मीद करते हैं कि महंगाई जो है वह मतलब ऊंची बनी रहेगी। किससे ऊंची बनी रहेगी? एवरेज 5.1% एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर द, भाई आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष के लिए कहा है कि इन्फ्लेशन जो है 5.1% एवरेज बनी रहेगी, लेकिन ज़्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि नहीं भाई, आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो एवरेज दिया है ना 5.1%, महंगाई इससे ज़्यादा ही रहेगी। आगे देखते हैं। If the government wants the RBI to persist with its accommodative approach, देखो अकोमोडेटिव का मतलब होता है, अकोमोडेट करने का मतलब क्या होता है? एडजस्ट कर लेना, कि परिस्थितियों को देखकर व्यवहार करना, उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव अप्रोच। इफ द गवर्नमेंट वांट्स द आरबीआई, अगर सरकार चाहती है कि आरबीआई, परसिस्ट का मतलब है लगातार एक ही चीज का आग्रह करना, लगातार एक ही चीज पे बने रहना, टू परसिस्ट विथ इट्स अकोमोडेटिव अप्रोच, कि अगर सरकार चाहती है कि आरबीआई अपनी अकोमोडेटिव अप्रोच को बरकरार रखे, उसे बनाए रखे, टू फैसिलिटेट ग्रोथ, है ना, ग्रोथ को सुविधाजनक बनाने के लिए, फैसिलिटेट का मतलब है सुविधाजनक बनाना, कि अगर सरकार चाहती है कि आरबीआई ग्रोथ को सुविधाजनक बनाने के लिए अकोमोडेटिव अप्रोच को अपनाए रखे, तो सरकार को क्या करना चाहिए? इट मस्ट टेक सम एक्शन, तो सरकार को जरूर कुछ एक्शंस लेने चाहिए। ऑफ इट्स ओन, सरकार को स्वयं के कुछ एक्शन लेने होंगे। टू कर्व का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना किसी चीज़ को। प्राइस राइज, तो सरकार को अपने से प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इंक्लूडिंग, उन उपायों में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? इंक्लूडिंग मीनिंगफुल कट्स इन फ्यूल टैक्सेस, मीनिंगफुल का मतलब है सार्थक रूप से सरकार को कटौती करनी चाहिए फ्यूल टैक्स में, है ना। एंड द आरबीआई गवर्नर दैट द आरबीआई गवर्नर हैज़ बीन एडवोकेटिंग, एडवोकेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, सिंस फरवरी, कि भाई आरबीआई के जो गवर्नर हैं वे फरवरी से इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार को जो फ्यूल टैक्स हैं उनमें कटौती करनी चाहिए। सो फार का मतलब है टिल नाउ, अब तक। इट हैज़ ओनली ऑफस्केट, देखो किसी चीज़ को ऑफस्केट करने का मतलब होता है उसे और ज़्यादा अनक्लियर बना देना, उसे और ज़्यादा कंफ्यूज कर देना चीज़ को, है ना। ऑफस्केट का मतलब है अनक्लियर कर देना चीज़ों को। तो अब तक सरकार ने क्या किया है? इट हैज़ ओनली ऑफस्केटेड द इशू विद आर्ग्यूमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम, कि भाई फ्यूल पे टैक्स कम करने की जो बात है, इस बात को सरकार ने और ज़्यादा अनक्लियर कर दिया है, इस मुद्दे को सरकार ने और ज़्यादा अनक्लियर कर दिया है कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हुए। रेंजिंग फ्रॉम, रेंज का मतलब होता है विस्तार, कि भाई कई तरह के आर्ग्यूमेंट सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अभी देखो क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम,
यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने तरह तरह के आर्गुमेंट सरकार ने दिए हैं कि भाई हम जो है फ्यूल के जो टैक्स है उनमें कटौती नहीं कर सकते। देखो क्या आर्गुमेंट सरकार ने दिए हैं। द स्टेट्स शुड कट टैक्स फर्स्ट, सरकार ने एक आर्गुमेंट तो दिया है कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं उनको टैक्स में पहले कटौती करनी चाहिए, है ना, इस तरह के आर्गुमेंट। टू मतलब यहाँ से यहाँ तक इतने, इस मतलब सरकार के द्वारा टैक्स में कटौती न करने के कई तरह के आर्गुमेंट दिए गए हैं, उनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस तरह की कुछ बातें कही है। टू लेट अस ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, लेट अस ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी। इसके अलावा सरकार ने क्या कहा है, ये भी कहा है कि भाई ठीक है, सरकार का कहना है कि ये जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं इन्हें जीएसटी के अंतर्गत लाने दो, है ना, इस तरह की बात भी सरकार ने कही है। एंड द लेटेस्ट क्लेम, और अभी हाल ही में सरकार ने एक दावा किया है बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर कि भाई केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर की ओर से ये दावा किया गया है, हु एडमिटेड, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये स्वीकारा दैट द प्राइसेस आर प्रॉब्लमेटिक, कि भाई जो बढ़ती हुई प्राइस है ये समस्याजनक है, और इस बात को स्वीकारते हुए उन्होंने दावा किया। बट द गवर्नमेंट इज, तो देखो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्या कहा, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ठीक है कीमतें बढ़ी हुई हैं, हालांकि ये समस्याजनक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट इज सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम, कि भाई सरकार टैक्स के माध्यम से, सरकार फ्यूल पे टैक्स लगा के जो पैसा बचा रही है, सरकार क्या कर रही है, जो टैक्स प्राप्त कर रही है फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, सरकार उस पैसे को बचा रही है, सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन, खर्च करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स का मतलब है कल्याणकारी योजनाएं। तो देखो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्या कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी स्कीम्स पे पैसा खर्च करने के लिए पैसे को सेव कर रही है, इसलिए वह टैक्स को कम नहीं कर रही। एंड बाइंग वैक्सीन, और क्या कर रही है सरकार, और वो जो पैसा है जो सेव किया जा रहा है उसके माध्यम से सरकार जो है वैक्सीन खरीद रही है, एंड बाइंग वैक्सीन फॉर अ पॉपुलेशन। अब देखो एडिटोरियल आगे क्या कहता है, एक ऐसी जनता के लिए ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम, ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम, यहाँ पे रील का मतलब क्या है, रील का मतलब है जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की हालत में, बहुत ही ज़्यादा शॉक की हालत में, है ना। भाई जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, रीलिंग फ्रॉम समथिंग, है ना, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, आपकी हालत पहले से ही ख़राब है, आप पहले से ही सदमे में हो। तो एक भारत की जनसंख्या के लिए कहा गया है ना, भारत की जनता, है ना, भारत की पॉपुलेशन जो कि पहले से ही फ्रॉम जॉब एंड इनकम लॉसेस एंड हायर मेडिकल कॉस्ट, कि भारत की जनता जो कि पहले से ही सदमे में है, क्यों, क्योंकि इनकम कम होने के कारण, है ना, इनकम लॉस होने के कारण, और इसके अलावा जॉब चली जाने के कारण, इसके अलावा हाई मेडिकल कॉस्ट उठाने के कारण है, तो पहले ही भारत की जनता की हालत ख़राब है। सिंस, कब से है भारत की जनता की हालत ख़राब, सिंस द पेंडेमिक्स ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है प्रारंभ, कि जब से ये वैश्विक महामारी का प्रारंभ हुआ, जब से कोरोना वायरस का प्रारंभ हुआ, तब से जनता को ज़्यादा मेडिकल कॉस्ट चुकानी पड़ रही है ना, जनता की जो है एक तरीके से इनकम में कमी आई है, उनकी जॉब्स चली गई हैं, तो ये सारे की सारे हालात हैं, है ना, इनसे भारत की जनता को गुजरना पड़ रहा है। और ऐसे हालातों में द परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली हाई इन्फ्लेशन इज अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब है असमर्थनीय, ऐसे हालातों में लगातार कीमतों का ऊंचा बना रहना असमर्थनीय, इसे हम समर्थ नहीं कर सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि साहब वेलफेयर स्कीम के चलते हम जो है पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस पे टैक्स को कम नहीं कर रहे हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। इस सिद्धांत को या फिर इस आर्ग्यूमेंट को, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना आपका, ये अनटीनेबल है, इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। नो वेलफेयर स्कीम कैन ऑफसेट, अब ये जो शब्द आया ना ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करने की कोशिश करना, कोई अपोजिट फोर्स है उसे बैलेंस करने की जब आप कोशिश करते हो ना तो उसको कहा जाता है ऑफसेट करना। तो एडिटोरियल कहता है कि कोई भी कल्याणकारी जो योजना है वह संतुलित नहीं कर सकती किस चीज को, इट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब गैर आनुपातिक ढंग से, है ना, इट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब गैर आनुपातिक ढंग से, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, और इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑन द पुअर। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई नो वेलफेयर स्कीम कैन ऑफसेट इट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द, कि भाई आप कोई कल्याणकारी योजना लाना चाह रहे हो, लेकिन ये कल्याणकारी योजना आप ला कहाँ से रहे हो, इसके लिए आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है, वो पैसा मिल रहा है आपको फ्यूल प्राइस पे लगातार टैक्स की बढ़ोतरी करके। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह से अगर आप कोई काम करते हो ना
तो इस तरह की योजना को सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि कोई भी कल्याणकारी स्कीम जो है वह इस चीज़ को संतुलित, है ना, वो इस चीज़ को संतुलित नहीं कर सकती। ऑफसेट का मतलब है संतुलित करना, कि भाई कोई वेलफेयर स्कीम आप जो लेके आ रहे हो इसके गैर अनुपातिक ढंग से जो प्रतिकूल प्रभाव गरीब लोगों को भुगतने पड़ेंगे, है ना, उसको आप संतुलित नहीं कर सकते, है ना, उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो आपका तर्क है ना, ये जो आपका लॉजिक है कि हम टैक्स पे, हम जो है फ्यूल पर टैक्स इसलिए कम नहीं कर रहे कि हम वेलफेयर स्कीम लाना चाह रहे हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वेलफेयर स्कीम लाके आप संतुलित नहीं कर सकते कि भाई इस वेलफेयर स्कीम तो आप ला तो रहे हो, लेकिन इसके चलते आपने जो किया है, आपने टैक्स पे जो है कमी नहीं की है, उसके चलते गरीब लोग जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल रूप से परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे।